हाउस ऑफ जस्टिस से मैं हूं सरदार आमिर ज़हीर एडवोकेट, और आज जिस टॉपिक पर मैं बात करना चाहता हूं वो है तलाक़ तफ़वीज़। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी जो तलाक़ और खुला के बारे में थी, और उस वीडियो के लास्ट पर मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन तलाक़ तफ़वीज़ के बारे में भी शेयर की थी। उस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी लोगों के मुझे सवालात आए कि क्या ऐसा मुमकिन है कि औरत तलाक़ दे सके या उसको तलाक़ का हक़ दे दिया जाए, क्योंकि अक्सर लोगों के लिए ये चीज़ नई है, तलाक़ तफ़वीज़ का सुना नहीं गया। तो आम आदमी के ज़हन में यही सवाल आ रहा है कि ये कैसे पॉसिबल है और कानूनी और शरई लिहाज से इसकी क्या अहमियत है, क्या वहाँ कानून या हमारी शरअ भी इसकी इजाज़त देती है कि नहीं। तो मैंने फिर सबको यही आंसर दिया था कि मैं इस पर एक वीडियो बना दूँगा ताकि सबको डिटेल वीडियो होगी, उसको देख के सबको उनका आंसर मिल जाएगा। टॉपिक पर आगे बात करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, जिन भाइयों ने मेरे चैनल हाउस ऑफ जस्टिस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, और जो साथ में बेल आइकन दिया गया है उसको भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तलाक़ तफ़वीज़, इसकी शरीयत में बिल्कुल गुंजाइश है, शरअ भी इसकी इजाज़त देती है और कानूनी लिहाज से भी इसकी बिल्कुल इजाज़त है और ये जायज़ है। तलाक़ तफ़वीज़, अगर हमारा जो निकाह नामा है उसका कॉलम नंबर 18 देखें तो वहाँ पर भी ये लिखा गया है कि आया शोहर ने तलाक़ का हक़ बीवी को तफ़वीज़ कर दिया है, अगर कर दिया है तो किन शराइत पर। तो इसको अक्सर लोग बग़ैर वो सोचे समझे या पूछे किसी से क्रॉस कर देते हैं। तो बेसिकली ये जो कॉलम नंबर 18 है निकाह नामे का, ये अगर देखें तो ये तलाक़ तफ़वीज़ के बारे में ही है। इसमें अगर तो मर्द जो खामिंद है वो इसका हक़, जो तलाक़ का हक़ है, अगर वो डेलीगेट करना चाहता है बीवी को, तो फिर वो यहाँ पर लिखेगा कॉलम नंबर 18 में जो दो चीज़ें लिखी गई हैं कि आया शोहर ने तलाक़ का हक़ बीवी को तफ़वीज़ कर दिया है, पहले इसके आगे लिखेगा हाँ कर दिया है। और फिर जो दूसरी लाइन में, इसी की दूसरी लाइन में लिखा गया है कि अगर कर दिया है तो किन शराइत पर। तो फिर जो आगे अगर किसी शर्त पर यह हक़ दिया जा रहा है तो वो शर्त यहाँ पर आगे लिखी जाएगी। ये जो हक़ है तलाक़ तफ़वीज़ का, ये परमानेंटली भी औरत को दिया जा सकता है हमेशा के लिए, कि जब तक वो ज़िंदा है वो इस राइट को किसी भी टाइम यूज़ कर सकती है। इसके अलावा टेम्परेरी भी दिया जा सकता है, कुछ वक्त के लिए, कुछ महीनों सालों के लिए, मखसूस पीरियड के लिए वो भी दिया जा सकता है। उसके अलावा किसी कंडीशन पर भी दिया जा सकता है, कोई शर्त रखी जाती है कि इस शर्त पर भी दिया गया है, या अनकंडीशनली भी होता है कि बग़ैर किसी शर्त के ये हक़ दिया गया है। तो जो जिस भी सूरत में ये दिया जा रहा है, तो ये कॉलम नंबर 18 में पहले लिखना चाहिए कि ये हक़ दिया जा रहा है, और दिया जा रहा है तो जो शराइत हैं वो लिख दी जाएँ, और अगर कोई शर्त नहीं है तो फिर वहाँ पर लिखा जाए कि बग़ैर किसी शर्त के दिया जा रहा है। इसमें एक छोटी सी अर्ज़ भी है कि चूँकि औरत ज़्यादा जज्बाती होती है, मर्द की निस्बत औरत ज़्यादा जज्बाती होती है, अगर उसको ये हक़ दे दिया गया तो वो जैसे ही कोई छोटी सी बात भी होगी तो वो फ़ौरन जज्बात में आके ये हक़ इस्तेमाल कर लेगी, और घर, एक अच्छा भला जो घर चल रहा था वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि औरत को ये हक़ ना दिया जाए, लेकिन फिर भी अगर दिया गया है तो ये जो तरीक़ाकार है उसको प्रॉपर अडॉप्ट किया जाए। इसके अलावा अक्सर जो निकाहवा होते हैं, जब वो निकाह करने आते हैं तो वो जो निकाहनामा होता है, उसका फॉर्म होता है, वो पहले ही घर से फ़िल करके लाते हैं, और उनको बता दिया जाता है कि हक़ महर इतना है, सारी चीज़ें बता दी जाती हैं। तो वो कंप्लीट उसको करके लाते हैं, यहाँ आके सिर्फ निकाह पढ़ाते हैं और साइन करवाते हैं। तो उसमें अगर तलाक़ तफ़वीज़ का हक़ दे दिया गया है तो उस सूरत में वो एक दिन पहले ही, निकाह से एक दिन पहले घर से इसको फ़िल कर लेंगे, कॉलम नंबर 18 जो है उसको फ़िल कर लेंगे कि औरत को मर्द ने तलाक़ का हक़ तफ़वीज़ कर दिया है। लेकिन उस टाइम तो वो मियाँ बीवी ही नहीं है, तो जब एक बंदे के पास खुद पावर ही नहीं है तो वो ये पावर आगे कैसे दूसरे के पास वो उसको दे सकता है। तो यहाँ पर जो उलमाए हज़रात हैं उनकी तरफ से भी ये फ़तवा समझ लें, या उनका भी कहना है कि इस सूरत में थोड़ा सा ये काम करना चाहिए कि जो कॉलम नंबर 18 है, बाकी बेशक फ़िल कर ले, लेकिन कॉलम नंबर 18 को उस टाइम ना फ़िल किया जाए, बल्कि उसको ब्लैंक रहने दिया जाए, और जब निकाह हो जाए, इजाब व कबूल हो जाए, उसके बाद
इस कॉलम नंबर 18 को फिल किया जाए, ताकि उस टाइम मियाँ वो उनका जो रिश्ता था उस मर्द और औरत का वो मियाँ बीवी वाला हो चुका है। तो अब उस मर्द के पास ये पावर है कि वो तलाक का हक़ उसे खुद हासिल हो चुका है, तो वो आगे औरत को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो लिहाजा इसको पहले फिल नहीं करना चाहिए। उसके अलावा ये जो तलाक़ तफ़वीज़ है, इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक आदमी के पास कोई प्रॉपर्टी है, 5 मरले का प्लाट है, तो वो उसकी जनरल पावर ऑफ अटर्नी किसी और के नाम कर देता है। तो जब वो अटर्नी किसी और के नाम कर देता है, तो वो जो जिसके नाम करता है, तो वो उस प्रॉपर्टी को सेम उसी तरीके से यूज़ कर सकता है जिस तरह के वो मालिक खुद यूज़ करता। तो यहाँ पर भी यही तरीक़ाकार है कि अगर तो पावर्स डेलीगेट कर दी गई हैं, तलाक़ तफ़वीज़ का हक़ दे दिया गया है, तो औरत बिल्कुल उसी तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकेगी जैसे कि मर्द कर सकता है। इसमें सेक्शन 8 मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961, इसके मुताबिक औरत ये तलाक़ तफ़वीज़ वाला है, तो औरत तलाक़ दे सकती है। लेकिन जो प्रोसीजर है वो सेक्शन 7 मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 में जो दिया गया है कि जो मर्द अगर तलाक़ देता तो वो क्या क्या तरीक़ाकार अपनाता, तो सेम वही उस सेक्शन का इतलाक़ इस सेक्शन 8 पर भी होगा। और उस सेक्शन में प्रोसीजर क्या बताया गया है कि जो मर्द है जब वो तलाक़ देगा तो एक नोटिस औरत को भेजेगा, जो उसकी बीवी है उसको भेजेगा, और एक नोटिस यूनियन कौंसिल में भेजेगा। तो सेम इसी तरीके से औरत भी अगर तलाक़ तफ़वीज़ का हक़ इस्तेमाल करेगी तो वो एक नोटिस मर्द को देगी और दूसरा नोटिस यूनियन कौंसिल को देगी जहाँ पर उनका निकाह हुआ था। जब ये हो जाएगा, उसके अलावा एक और चीज़ है कि औरत इसमें चाहे तो एक एक तलाक़ भी दे सकती है और चाहे तो तीनों तलाक़ें भी दे सकती है, जिस तरह के मर्द देता है। बेहतर तरीका वही है कि एक तलाक़ दी जाए, लेकिन अगर एक दे, दो दे, तीन दे, जितनी भी दे वो दे सकती है, उसके पास ये राइट है तलाक़ तफ़वीज़ की सूरत में। तो जब वो यूनियन कौंसिल में भिजवा देगी तीनों नोटिस, अगर एक एक दिया है तो फिर तो 3 नोटिस जाएंगे यूनियन कौंसिल में। अगर वो एक ही नोटिस में 3 तलाक़ें दे दी हैं तो फिर वो एक ही बार जाएगा। तो 90 डेज़ जब कंप्लीट होंगे तो उसके बाद यूनियन कौंसिल डिवोर्स सर्टिफिकेट औरत को जारी कर देगी, और औरत उसके बाद फिर दूसरी शादी किसी भी जगह कर सकती है जब वो उसकी इद्दत कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पर जब ये तलाक़ तफ़वीज़ वाला मामला आता है तो अक्सर जो मर्द हज़रात होते हैं, कल जब केस अदालतों में उसके बाद लगता है, क्योंकि हक़ महर का मामला होता है, कई और मामलात भी होते हैं, तो मर्द का जो वो होता है स्टांस होता है कि चूँकि ये हक़ बीवी ने इस्तेमाल किया है तो ये खुला है, लिहाजा जो भी हक़ महर दिया गया है वो 50-50 होगा, 50% औरत को वापस करना पड़ेगा। लेकिन जो इस पर कानून है वो ये है कि अगर तलाक़ तफ़वीज़ हुई है तो ये खुला नहीं है, ये तलाक़ ही काउंट होगी। लिहाजा जो भी हक़ महर औरत को दिया गया है तो वो औरत का ही रहेगा, और अगर अभी तक दिया नहीं गया तो औरत वो भी क्लेम कर सकती है, वो भी उसे पूरा के पूरा मिलेगा, क्योंकि ये तलाक़ है, ये खुला नहीं है। तो इस सूरत में ये भी सबके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि तलाक़ तफ़वीज़ खुला नहीं शुमार होगी, और औरत वो तमाम चीज़ें क्लेम कर सकती है जो वो तलाक़ अगर मर्द उसे देता तो उसकी सूरत में वो इंटाइटल थी। तो यहाँ पर तलाक़ तफ़वीज़ की सूरत में भी वो इन चीज़ों की इंटाइटल है, तो ये औरत का बिल्कुल राइट होगा। उसके अलावा जो औरत अगर तो वो तलाक़ लिखा जाता है तो तलाक़नामे में वो लिखेगी कि वो जो मर्द की तरफ से पावर दी गई हैं तो उनका इस्तेमाल करते हुए अपने आप को तलाक़ देती है। मर्द की तरफ से दी गई पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वो अपने आप को तलाक़ देती है। इस तरीके से तलाक़नामे में लिखा जाएगा। इस पर एक जजमेंट भी है, वो भी शेयर करता चलूँगा। 2018 CLC 1125, इसमें हुआ ये कि औरत ने जो ये तलाक़ तफ़वीज़ थी इसका हक़ इस्तेमाल करते हुए तीनों तलाक़ों का जो था वो तीनों तलाक़ें दे दी। उसके लिए यूनियन कौंसिल में नोटिस भी भिजवा दिया, जो ख़ाविंद था उसको भी नोटिस चला गया। उसके फ़ौरन बाद औरत की डेथ हो गई तो जो यूनियन कौंसिल थी उसने औरत को, जो औरत के वालिद साहब थे, जब वो उसके पास जाते हैं यूनियन कौंसिल के पास और डिवोर्स सर्टिफिकेट का क्लेम करते हैं कि उसे जारी किया जाए, तो यूनियन कौंसिल ने इनकार कर दिया कि ये जारी नहीं हो सकता चूँकि औरत की डेथ हो गई थी। तो इस पर फिर एक रिट पिटीशन फ़ाइल की गई औरत के वालिद की तरफ से।
तो हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी यूनियन काउंसिल को कि जैसे ही 90 डेज़ इद्दत पीरियड कंप्लीट होता है औरत का, तो उसका जो डाइवोर्स सर्टिफिकेट है वो औरत के वालिद को दे दिया जाए। दोस्तों, उम्मीद है आज के लेक्चर से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होंगी, काफ़ी सारा नॉलेज में इजाफ़ा हुआ होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे दिए गए नंबर जो व्हाट्सएप नंबर हैं उन पर रब्ता भी कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं सबके जवाबात भी दूंगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। फ़ी इमानिल्लाह।